Hello student, myself Vikrant Chai. I am a science teacher from the Indian Revolutionary School, and today we are going to read the second part of the chapter motion and time. This is the chapter of class 7. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मोशन एंड टाइम का पार्ट सेकंड. इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट आप लोगों को पढ़ा दिया था, आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं. आज हम लोग क्या करेंगे, इसके अदर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. इससे पहले आप लोगों को क्या बता दिया था, मैंने मोशन बता दिया था और क्या बता दिया था, स्पीड के बारे में बता दिया था, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बता दिया था एंड द रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स. तो जो इस चैप्टर में बाकी की चीजें रह गई थी वो कौन सी रह गई थी? मेजरमेंट ऑफ टाइम, कि टाइम को लोग मेजर कैसे करते हैं. उसके बाद से डिस्टेंस, टाइम ग्राफ और क्या रह गया था, यूनिट्स ऑफ टाइम, जो टाइम के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं. तो वन बाय वन करके हम लोग सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे. तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, मेजरमेंट ऑफ टाइम. उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ टाइम एंड लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो है मेजरमेंट ऑफ टाइम. तो बेसिकली यहाँ पे देखिए क्या है, कहानी जैसा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपको इसमें समझ में आ जाएगा सारी चीजें. तो टाइम को मेजर करने की बात हो रही है. मेजर का मतलब आप लोगों को पता होगा, मेजर का मतलब क्या होता है, नापना. किसी चीज को क्या करना, नापना, मेजर करना. अच्छा ये बताइए, अगर हमारे पास क्लॉक नहीं रहता तो कोई भी टाइम, कोई भी काम हम लोग टाइम से कर पाते? मीन कि अगर क्लॉक नहीं होता तो हमारे पास क्या होता है, टाइम नहीं होता. तो फिर कैसे पता चलता 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, या दिन के इतने घंटे बीत गए, आधा दिन बीत गया? बहुत मुश्किल होती ना, बहुत प्रॉब्लम होती. तो टाइम को मेजर करने के लिए क्या, ऐसा तो था नहीं कि स्टार्टिंग से हमारे पास क्लॉक था, स्टार्टिंग से हमारे पास वॉच था. तो जो अर्लियर पीपल थे, बहुत पहले के जो पीपल थे, यानी उस टाइम पे जब वॉच और क्लॉक्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो वो टाइम को कैसे मेजर करते थे, तो उसी के बारे में बात करेंगे. वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक. और आज की डेट में, कि आज की डेट में हम लोग कौन कौन से डिवाइसेस को यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक. तो जो अर्लियर टाइम के जो पीपल थे वो क्या करते थे, नेचुरल इवेंट्स को देखते थे. नेचुरल इवेंट से वो क्या करते थे, टाइम का पता लगा लेते. कैसे? तो वो जो नेचुरल इवेंट्स होते थे वो क्या होते थे, रेगुलर इंटरवल भी क्या होते थे, चेंज होते थे. मींस जैसे क्या होता था, सनराइज होता था और एक टाइम के बाद से क्या होता था, सनसेट हो जाता था, ठीक. फिर अगला सनराइज होता था, अगला सनसेट हो जाता था. तो इस हिसाब से जो भी हमारे नेचुरल एक्टिविटीज, जो भी हमारे नेचुरल फेनोमेना थे, उसके हिसाब से जो अर्लियर पीपल थे वो टाइम को क्या करते थे, मेजर करते थे. In earlier ancient time, people used the natural events to measure time since they occur at regular interval. तो वो क्या करते थे, रेगुलर इंटरवल पे रिपीट करते थे. इसलिए अर्लियर पीपल क्या करते थे, अर्लियर पीपल उनका यूज करते थे टाइम को मेजर करने के लिए. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कैसे वो टाइम को मेजर कैसे करते थे, ठीक है. The time interval between one sunrise and the next sunrise is called a day. वो एक डे को मेजर करने के लिए क्या करते थे, पहला सनराइज जो आज का सनराइज था, ठीक, और नेक्स्ट डे का जो सनराइज था, नेक्स्ट सनराइज जो नेक्स्ट डे का सनराइज था, उसको वो क्या मानते थे, पूरा एक दिन मानते थे. पूरा क्या मानते थे, एक दिन मानते थे. इस तरीके से उनको पता चलता था कि पूरा एक दिन क्या हो चुका है, बीत चुका है. मींस आज सूरज निकला, वो क्या होता है, शाम को डूब जाता है और अगले दिन फिर सूरज जब निकलता है तो उसको वो क्या मानते थे, पूरा एक दिन मानते थे, ठीक. और क्या, वन सनसेट टू नेक्स्ट सनराइज इज कॉल्ड नाइट. और नाइट के टाइम को ये तो पूरा एक डे की बात हो गई, पूरी 24 घंटे की बात हो गई. सिर्फ रात को कैसे मेजर करते थे, तो एक सनसेट से और अगले सनराइज तक वो एक इस पूरे टाइम पीरियड को क्या मानते थे, नाइट मानते थे, यानी क्या मानते थे, रात मानते थे, ठीक. और उसी तरीके से एक सनराइज से और एक सनसेट तक, एक सनसेट तक उसको क्या मानते थे, वो डे टाइम मानते थे, दिन का समय मानते थे, ठीक. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे नेचुरल फेनोमेनन्स को यूज करके अर्लियर पीपल थे वो टाइम को क्या करते थे, मेजर करते थे. इसके अलावा ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ दिन में ही गिनती होती है समय की. समय की गिनती क्या हो सकती है, दिन के अलावा मंथ में हो सकती है. तो मंथ को भी वो लोग क्या करते थे, मेजर कर लेते थे. मंथ को भी मेजर करते थे. कैसे, वन न्यू मंथ से क्या करते थे, वन न्यू मंथ से जो नेक्स्ट, इस पे किसका यूज करते थे, वो मून का यूज करते थे, ठीक. तो मून का यूज करके वो क्या करते थे, पूरे एक मंथ का मेजर कर लेते थे. क्या करते थे, पूरे एक मंथ का मेजर कर लेते थे, ठीक. और ईयर का मेजरमेंट कैसे करते थे, इसके अलावा ईयर का मेजरमेंट, तो ईयर का मेजरमेंट वो इस तरीके से करते थे कि सन का पूरा रिवॉल्यूशन करने में अर्थ को कितना लगता है, 365 डेज लगता है. तो इस 365 डेज को वो क्या मानते थे, 1 ईयर मानते थे. जिस समय में पृथ्वी क्या करती है, सूरज का पूरा एक चक्कर लगा लेती है, उसको वो क्या मान लेते थे, उसको वो एक साल मान लेते थे, ठीक. तो बहुत पुराने समय में क्या होते थे, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, बहुत सारे खगोल शास्त्री होते थे जो इन टेक्निक्स का यूज करते थे टाइम को क्या करने के लिए,
मेजर करने के लिए। कैसे? एक सनराइज से नेक्स्ट सनराइज को वो एक डे मान लेते थे, पूरा एक 24 घंटे का समय मान लेते थे। एक सनसेट से एक सनराइज को क्या मान लेते थे? रात पूरी एक रात मान लेते थे। ठीक, एक सनराइज से एक सनसेट को पूरा वो एक दिन मान लेते थे, सुबह का टाइम। और क्या मंथ को कैसे मेजर करते थे? वन न्यू मून से लेके नेक्स्ट न्यू मून तक क्या करते थे? उसको पूरा मंथ मानते थे। और ईयर को मेजर करने के लिए क्या करते थे? ईयर को मेजर करने के लिए वो अर्थ के टाइम पीरियड को मेजर करते थे। अर्थ क्या करता है आपका? टोटल 365 डेज में क्या करता है? सन का पूरा एक चक्कर लगा लेता है। तो इस तरीके से वो क्या करते थे? टाइम को मेजर करते थे। धीरे धीरे टाइम बीतते गया, लेटर ऑन बहुत सारी और भी डिस्कवरीज हुई, बहुत सारे इन्वेंशंस हुए। तो आगे चल के जो मेजरमेंट ऑफ टाइम है इसका तरीका भी क्या हो गया? बदल गया। तो उसके बारे में भी देखते हैं कि कौन कौन से और डिवाइसेस थे जिसका यूज करके हम लोग क्या करते थे? टाइम को मेजर करते थे, टाइम को क्या करते थे? नापते थे। तो अलग अलग देखिए, अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरीकों का यूज किया जाता था। जो रोमन पीपल होते थे, वो क्या यूज करते थे? सनडायल का यूज करते थे। किसका यूज करते थे? सनडायल। ये भी क्या होता था? एक डिवाइस होता था जिससे क्या करते थे? वो टाइम को मेजर करते थे। टाइम को मेजर करने के लिए एक डिवाइस था जो किस पे काम करता था? सन की लाइट पे। सन की लाइट के ऊपर क्या करता था? इसकी वर्किंग डिपेंड होती थी। पीपल इन ओल्डर टाइम्स मेजर इंटरवल ऑफ टाइम शॉर्टर देन द डे विद डिवाइस कॉल्ड सनडायल। तो ये जो भी टाइम होता था, एक्चुअल टाइम होता था, उससे ये क्या करते थे? उससे टाइम को शॉर्टर गिनते थे। क्यों? क्योंकि सनडायल ऐसा डिवाइस था जो क्या कर सकता था? सिर्फ एक शॉर्टर टाइम को क्या कर सकता? मेजर कर सकता था। तो ओल्डर टाइम पे क्या कर सकते थे? इसको यूज करते थे। ये किसकी प्रिंसिपल पे काम करता था? तो इसकी प्रिंसिपल जो थी जिस पे ये वर्क करता था वो ये था कि सन क्या करता है? डे के डिफरेंट टाइम्स पे अपनी पोजीशन को क्या करता है? चेंज करता है। तो इसीलिए जिस बॉडी पे उसकी लाइट पड़ती है उसकी शैडो भी क्या होती है? डिफरेंट पोजीशंस पे आने की वजह से उसकी शैडोज भी क्या करती है? कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती रहती है। तो किस प्रिंसिपल पे काम करता था? सन चेंजेस इट्स पोजीशन इन द स्काई सो दैट द पोजीशन एंड द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय एन ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से जैसे सन क्या करता है? अगर ये आपका अर्थ है तो सन क्या करता है? टाइम टू टाइम क्या करता है? अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट में वैसे ऐसा होता नहीं है। अब पोजीशन तो क्या चेंज कर रहा था? अर्थ चेंज कर रहा था। क्यों? क्योंकि अर्थ अपने खुद की एक्सिस पे क्या करता है? रोटेट कर रहा था। बट हम लोगों को क्या लगता है? विद रिस्पेक्ट टू अर्थ देखा जाए तो सन क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो इसी वजह से जो शैडो कास्ट होती थी किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो क्या करती थी? दिन के अलग अलग टाइम पे क्या होती थी? अलग अलग शैडोज की कास्ट करती थी। तो इसी प्रिंसिपल पे क्या करता था? सनडायल काम करता था। और कौन कौन से डिवाइसेस थे जिसका यूज हम लोग करते थे? तो एंशिएंट टाइम हम जिन डिवाइसेस का यूज करते थे वो कौन से थे? कैंडल क्लॉक। कैंडल क्लॉक क्या होता था? बेसिकली कैंडल होता था जिसके जलने से लेकर उसके खत्म होने तक क्या होता था? एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल होता था। तो उससे हम लोग क्या करते थे? टाइम को मेजर करते थे। तो बहुत ओल्डर टाइम को यूज करते थे। इसके अलावा क्या यूज करते थे? सैंड क्लॉक का यूज करते थे। सैंड क्लॉक कैसे काम करता था? सैंड क्लॉक के कौन यूज करते थे? रोमन्स यूज करते थे। सैंड क्लॉक आप लोगों ने देखा होगा। सैंड क्लॉक कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। ठीक, सैंड क्लॉक इसी तरीके का होता है। इसमें क्या भरी होती थी? इसमें सैंड भरा होता है, रेत। ठीक, ये क्या करता है? फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करता था? ये धीरे धीरे आगे और इस नीचे वाले चैम्बर में क्या करते थे? भर जाते थे। और ये क्या होती थी? एम्प्टी हो जाते थे। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या मानते थे? 1 आवर टाइम क्या करते थे? इससे मेजर करते थे। रोमन कल्चर के जो लोग थे बेसिकली क्या करते थे? सनडायल का यूज करते थे। किसके लिए? टाइम को मेजर करने के लिए। ठीक, तो ये मैंने बात किया कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो पीपल्स थे, जो एंशिएंट पीपल्स थे, डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट जगहों के, वो क्या करते थे? अलग अलग डिवाइसेस का यूज करते थे। ठीक, जिससे वो क्या करते थे? टाइम को मेजर करते थे। लेटर ऑन डिस्कवरीज होती गई, बहुत सारे इन्वेंशंस होते गए और धीरे धीरे टाइम को मेजर करने के जो तरीके थे वो भी बदलते गए। तो समय के साथ साथ जैसे जैसे डिस्कवरीज होती गई, इन्वेंशंस होते गए, ठीक, हम लोगों ने क्या डिस्कवरी किया? पेंडुलम का। पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग टाइम। पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम एक डिवाइस होता है किसके लिए? टाइम को मेजर करने के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे पेंडुलम क्लॉक की। पेंडुलम क्लॉक क्या होता है, ये कैसे काम करता है और ये टाइम को मेजर कैसे करता है। ठीक, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पेंडुलम क्लॉक की खोज किसने की थी? इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली डिस्कवर द पेंडुलम क्लॉक। तो गैलीलियो गैलीली ने क्या किया था? पेंडुलम की खोज की थी और उन्होंने बताया था दैट अ स्विंगिंग पेंडुलम टेक्स अ फिक्स्ड टाइम टू कंप्लीट 1 to and fro मोशन। तो गैलीलियो गैलीली ने बताया था कि जो पेंडुलम क्लॉक है वो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में क्या करता है? टू एंड फ्रो मोशन करता है। टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है? जैसे एक ऑब्जेक्ट है, यहां से मूव करता है यहां पे, ठीक, और फिर यहां से मूव करता है यहां पे और अगेन वहीं पे आके करता है स्टॉप कर जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन।
टू एंड फ्रो मोशन। ये आप लोगों ने देखा होगा आपकी घड़ी में, जो घर पे आपकी घड़ी लगी होती है उसके नीचे क्या होता है, एक टॉर्क लगा, तो वो क्या करता है कॉन्टिन्यूअसली इस तरीके से मूव करता है, इस पोजीशन से यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये कॉन्टिन्यूअसली क्या करता है इसी पोजीशन पे मूव करता रहता है। ये बेसिकली क्या होता है, एक पेंडुलम क्लॉक होती है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने क्या किया था, पेंडुलम की खोज की थी और उन्होंने बताया था अ स्विंगिंग पेंडुलम टेक्स अ फिक्स्ड टाइम टू कंप्लीट 1 2 एंड फ्लो मोशन। तो सबसे पहले मैं आपको फिगर बना देता हूं पेंडुलम क्लॉक का, जिससे आप लोगों को क्या हो जाएगा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे फिगर बनाते हैं पेंडुलम क्लॉक का। बेसिकली क्या है, फिगर है किसका, पेंडुलम क्लॉक का। और ये जब ये क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है जिससे बॉल को क्या किया जाता है, हैंग किया जाता है। तो जब इस बॉल को थोड़ा सा हम लोग स्विंग करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, धक्का देते हैं, तब ये बॉल धीरे धीरे क्या होती है, अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाती है, अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाती है, ठीक। और फिर यहाँ से ये बॉल मूवमेंट करके अपने दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक, ये अपने क्या करती है दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या करती है, मूवमेंट करती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेंडुलम क्लॉक, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। तो इसको आप लोगों ने मोशन में पढ़ा होगा, पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऐसा मोशन जो बार बार अपने पाथ को क्या करता है, रिपीट करता रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। तो बेसिकली आपका पेंडुलम क्या करता है, पीरियोडिक मोशन करता है, ठीक। ये देखिए, ये जो पोजीशन होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। क्या कहते हैं, मीन पोजीशन, जिसमें पेंडुलम क्लॉक क्या करता है, जब स्टेबल होता है, जब रेस्ट के पोजीशन में होता है, तो यहाँ पे होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन मींस कि जो सबसे ज्यादा दूरी, ये बॉल जो बॉल है सबसे ज्यादा दूरी लेफ्ट की तरफ जो कवर कर सकता है उसको क्या कहते हैं, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। और इसी तरीके से ये क्या हो जाता है, राइट एक्सट्रीम पोजीशन। राइट एक्सट्रीम पोजीशन, राइट एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये आपका क्या हो गया, राइट एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। तो पेंडुलम देखिए काम कैसे करता है, ठीक। तो पेंडुलम क्या करता है, ये जो बॉल होती है, जो बॉब होती है, क्या करती है, मूव मीन पोजीशन से क्या करती है, मूव करती है यहाँ पे, ठीक। यहाँ से वापस कहाँ जाती है, अपने राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे, और वापस से क्या जाती है, अपने मीन पोजीशन पे। मींस किसका मूवमेंट यहाँ से यहाँ होता है, ठीक। फिर यहाँ से कहाँ जाता है, यहाँ जाता है, और अगेन यहाँ पे आके क्या करता है, स्टॉप। और ये मोशन जो होता है कॉन्टिन्यूअसली क्या करता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। तो जब बॉल आपका क्या होता है, रेस्ट की पोजीशन पे होता है, जब मूवमेंट नहीं हो रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं, ठीक। और जब बॉब आपका क्या करता है, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। अब बात करते हैं वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन किसको कहते हैं, वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये पॉइंट क्या था, ओ था, ये पॉइंट क्या था, ओ था, ये पॉइंट क्या था, ए था, और ये पॉइंट क्या था, बी, ठीक। समझने के लिए एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जब बॉल क्या करती है, पॉइंट ओ से कहां पे जाती है, पॉइंट ए पे, फिर अगेन क्या करती है, पॉइंट ए से कहां पे जाती है, पॉइंट बी पे, और अगेन पॉइंट बी से कहां पे आ जाती है, पॉइंट ओ पे। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है बॉल का, पॉइंट ओ से पॉइंट ए से पॉइंट बी, और पॉइंट बी से पॉइंट ओ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड वन ऑसिलेशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन क्या होता है, आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं वन ऑसिलेशन क्या होता है। When the ball moves from point O to A, then A to B, and then back from B to O is called one oscillation, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन कहते हैं। वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। एक एक्सट्रीम पोजीशन से बॉल क्या करे, दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रही है, फिर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन से क्या करे, बॉल पहले एक्सट्रीम पोजीशन से आ रही है। तो ये जो प्रॉपर मूवमेंट हो रहा है, कंटीन्यूअसली जो पीरियोडिक मोशन चल रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन। और इसको पूरा करने में जो टाइम लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called time period. तो आपसे कोई पूछे कि टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम का, तो आप बताएंगे the time taken by the ball to complete one to and fro motion, or you can say the time taken by the pendulum to complete one oscillation is called time period. तो टाइम पीरियड का डिफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद से और भी बहुत सारे देखिए इन्वेंशंस होते गए, डिस्कवरीज होती गई, तो धीरे धीरे हमारे पास क्या गया, धीरे धीरे हमारे पास क्या गया, वॉल क्लॉक, जो आप लोग प्रेजेंट टाइम में क्या करते हैं, अपने घरों में यूज करते हैं, वॉल क्लॉक हो गया। इसके बाद से जो रिस्ट वॉच होती है, जो आप अपने हाथों में पहनते हैं, ठीक,
वो हो गया, ठीक। जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, हम लोग खुद के द्वारा यूज करते हैं। इसके अलावा स्टॉप क्लॉक भी आ चुके हैं, स्टॉप वॉचेस भी आ चुके हैं, स्टॉप वॉचेस आप लोग यूज करते हैं, ठीक। और क्या डिजिटल वॉच। तो आज की वीडियो में हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिससे हम लोग टाइम को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वॉल क्लॉक बेसिकली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, अपने घरों में यूज करते हैं, अपने ऑफिसेज में यूज करते हैं, ठीक, स्कूल्स पे यूज करते हैं, जहां भी आप जाते हैं वहां पे देख सकते हैं। उसके अलावा रिस्ट वॉच का पहनते हैं, अपने हाथों में पहनते हैं। स्टॉप क्लॉक और स्टॉप वॉचेस किस लिए यूज करते हैं, गेम्स के टाइम में यूज करते हैं, लैबोरेटरीज भी यूज करते हैं, रिएक्शंस को देखने के लिए कितने टाइम में कौन सा रिएक्शन प्लेस कर रहा है। और क्या यूज करते हैं, डिजिटल वॉच। आज की डेट में क्या हो गया, डिजिटल वॉच आ गई, किस पे काम करती है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स पे काम करती है। तो ये डिफरेंट डिवाइसेस थे जिससे आप क्या कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं। अब हम लोग अपने आज के दूसरे टॉपिक पे आते हैं, यूनिट्स ऑफ टाइम। पहला टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिया, मेजरमेंट ऑफ टाइम। बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा क्या, समराइज करते हैं कि टाइम को मेजर करने के लिए क्या हमारे पास टाइम टू टाइम क्या आ गया, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आ गए। शुरुआत हम लोगों ने किससे की थी, तो शुरुआत हम लोगों ने सनडायल से की थी, ठीक, सैंड क्लॉक से की थी, कैंडल क्लॉक से की थी, और भी बहुत सारे तरीकों से हम लोग क्या करते थे, टाइम को मेजर करते थे। और क्या करते थे, जो नेचुरल इवेंट होते थे उसको हम लोग मेजर करते थे, उसको देखते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, एक पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करते थे। इसके बाद से हम लोग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम को देखते हैं कि कौन कौन सी जो यूनिट होती है जिसमें हम लोग टाइम को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिट्स ऑफ टाइम। यूनिट्स ऑफ टाइम, तो जो एसआई यूनिट होती है वो टाइम की, जो एसआई यूनिट है वो क्या है, सेकंड। बेसिकली हम लोग जो टाइम को मेजर करते हैं वो किस यूनिट में करते हैं, सेकंड। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी यूनिट्स हैं, तो मैं 1 बाय 1 सारा यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 1 सोलर डे किसके बराबर होता है, 1 सोलर डे इज इक्वल टू, सॉरी, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 सोलर डे इज इक्वल टू, 1 सोलर डे किसके बराबर होता है, 24 आवर के बराबर होता है। ये जो आपका 24 आवर का टाइम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 सोलर डे बोलते हैं। इसके अलावा 1 आवर कितने को कहते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। की बहुत बेसिक सी चीज है जो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। उसी तरीके से 1 सोलर डे में कितने सेकंड्स होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो कैसे निकालेंगे, 1 सोलर डे will be equal to 24 hour into 60 minute into 60 second, that will come 86,400 second, 86,400 second। तो एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। हर घंटे में कितने मिनट, 60। हर मिनट में कितने सेकंड, 60। तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 86,400 सेकंड। इसके अलावा और क्या हो सकता है, देखिए 1 सेकंड जो होता है आपका किसके बराबर होगा, अगर आप सोलर डे से कंपेयर करेंगे तो 1 सेकंड विल बी इक्वल टू 1/86,400 सेकंड। ये किसके बराबर हो जाता है, 1/86,400 ऑफ द सोलर डे। एक सेकंड जो होता है आपका किसके बराबर होता है, 1/86,400 सेकंड ऑफ द सोलर डे, तो इसके बराबर होता है, ठीक। 1 ईयर कितने के बराबर होता है, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। 365 डेज के बराबर क्या होता है, 1 ईयर होता है। आपसे 10 ईयर को कोई पूछे क्या कहते हैं, तो 10 ईयर को हम लोग क्या कहते हैं, 1 डिकेड कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 डिकेड, ठीक। उस तरीके से 10 डिकेड जो होता है वो आपका क्या बनाता है, 10 डिकेड जो बनाता है वो आपका क्या बनाता है, 1 सेंचुरी। यानी 10 डिकेड में कितने साल हो गए, तो 100 साल हो गए। क्यों, क्योंकि 1 डिकेड में 10 साल आते हैं, तो 10 डिकेड में कितने हो गए, 100 साल, जो कि क्या बनाएगा आपका 1 सेंचुरी हो जाएगा। इसके अलावा 10 सेंचुरीज जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 मिलेनियम। क्या कहते हैं, 1 सेंचुरी को क्या कहते हैं, 1 मिलेनियम, 1 मिलेनियम, ठीक। तो ये मैंने बता दिया आपको जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं टाइम के। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1 सोलर डे इज इक्वल टू 24 आवर। एक सोलर डे किसके बराबर होता है, 24 आवर के बराबर होता है। 1 आवर जो होता है किसके बराबर होता है, 60 मिनट्स के बराबर होता है। 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। 1 सोलर डे में कितने सेकंड्स होते हैं, 86,400 सेकंड्स होते हैं। 1 सेकंड किसके बराबर होता है, 1/86,400 ऑफ द सोलर डे के बराबर होता है। इसके बाद से मैंने बताया 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। 10 ईयर इज इक्वल टू 1 डिकेड। 1 डिकेड में कितने साल होते हैं, 10 साल। उसी तरीके से 1 सेंचुरी में कितने साल होते हैं, तो 10 डिकेड्स होते हैं, मींस कि 100 साल होते हैं। 10 सेंचुरीज को हम लोग क्या कहते हैं, 1 मिलेनियम कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं टाइम के, उसके बारे में हम लोगों ने क्या किया, आज पढ़ा। अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि क्या था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म।
सो लेट अस एंड दिस चैप्टर। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं और इस चैप्टर को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो लास्ट चैप्टर हमारा क्या था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, ये डिस्टेंस और टाइम को लेकर हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, जो हम लोग को क्या बताता है, स्पीड बताता है। With the help of distance time graph, you can easily find the speed of any object. इसको बताने से पहले मैं आपको स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर के बारे में बताता हूँ। स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर। आप लोग ने अपने व्हीकल्स को देखा होगा, जो भी आपकी बाइक्स है, कार्स है, ठीक है, उसमें क्या लगा होता है, फ्रंट में आप देखिएगा एंगल के पास क्या होता है कि स्पीडोमीटर होता है, ऑडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर कैसा होता है, बेसिकली ये आपका क्या होता है, मीटर्स होता है, उसमें एक सुई होती है जो आपको क्या बताती है कि आपकी गाड़ी क्या करेगी, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। ये जो कांटा होता है ये आपको क्या बता रहा होता है, ये आपको स्पीड बता रहा होता है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से क्या करेगी, चल रही है। और बीच में यहाँ पे जो नंबर्स लिखे रहते हैं, जो कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रहे होते हैं, चेंज होते रहते हैं। यहाँ जो नंबर का कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता है, उसके साथ साथ ये नंबर ये आपको क्या बताता है, ये आपको डिस्टेंस बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो स्पीडोमीटर इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है, स्पीड को पता करने के लिए। ऑडोमीटर क्या होता है, ऑडोमीटर इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस एंड स्पीडोमीटर इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, मींस कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपने एक घंटे में कितने किलोमीटर को ट्रैवल किया, ये आप किससे नापते हैं, अपने स्पीडोमीटर से। और ऑडोमीटर क्या बताता है, ऑडोमीटर टेल्स यू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। तो ऑडोमीटर आपको बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस क्या किया, ट्रैवल किया। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिकली आपको क्या बताता है, स्पीड बताता है, ठीक। तो इस ग्राफ को बनाते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्राफ बनाते कैसे। तो हम लोग क्या लेते हैं, दो एक्सिस लेते हैं, ठीक। ये क्या लेते हैं, y एक्सिस ले लेते हैं, और ये क्या लेते हैं, x एक्सिस। क्या लेते हैं, x एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये आपकी क्या होती है, x एक्सिस होती है, और जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है ये क्या होती है, y एक्सिस होती है, ठीक। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो रूल है वो x एक्सिस पे क्या लेते हैं, टाइम को लेते हैं। x एक्सिस पर हम लोग क्या लेते हैं, टाइम को मेजर करते हैं, और y एक्सिस पे किसको मेजर करते हैं, डिस्टेंस को। y एक्सिस पर मैं यहां क्या कर देता हूं, डिस्टेंस। y एक्सिस पर मैं क्या मेजर कर रहा हूं, डिस्टेंस। तो y एक्सिस पे क्या होगा, डिस्टेंस मेजर होगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे। एक यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं जिसपे क्या करता है, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे क्या करता है, जो एक बॉडी है, मूविंग बॉडी है, वो अपने पोजीशंस को क्या करेगी, चेंज कर लेती है, ठीक। यहाँ पे मैं टेबल बनाता हूँ, आई होप आप लोगों को इससे समझ में आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, डिस्टेंस, यानी किस टाइम पे गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अलग अलग ग्रुप्स बना देता हूँ, ठीक। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि 0 सेकंड पे जो गाड़ी थी वो कितने पे थी, 0 मीटर पे थी, ठीक। अगले 2 सेकंड में गाड़ी कहां पर पहुंच गई, 4 मीटर पे। अगले 4 सेकंड में गाड़ी कहां पर पहुंच गई, तो 6 मीटर पे पहुंच गई, ठीक। फिर अगले अगले 6 मिनट में गाड़ी कहां पर पहुंच गई, 8 मीटर पे पहुंच गई। फिर अगले मिनट में गाड़ी जो थी 8वें मिनट में कहां पहुंच गई, 10 मीटर पहुंच गई, और 10 मीटर पे गाड़ी कहां पहुंच गई, 12 मीटर। तो चलिए देखते हैं कैसे ग्राफ बनता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं टाइम को और डिस्टेंस को डिनोट कर देता हूँ। तो मान लेते हैं अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर को हम लोग टाइम में मान लेते हैं, सेकंड के अकॉर्डिंग मान लेते हैं, 2 सेकंड मान लेते हैं, ठीक। और 1 सेंटीमीटर की दूरी को यहाँ पे डिस्टेंस में हम लोग क्या मान लेते हैं, 2 मीटर की दूरी को मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइम और डिस्टेंस को यहाँ पे डिनोट कर देंगे। तो कर दीजिए, टाइम और डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे टाइम को अलग अलग डिनोट करिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 0 स्टार्टिंग पॉइंट, जो इनिशियल पॉइंट होता है 0 यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, फिर मैं क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा, फिर मैं क्या लिख दूंगा, 6, फिर 8, एंड फिर मैं क्या लिख दूंगा, 10। उसी तरीके से डिस्टेंस को भी दिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, ठीक। फिर मैंने यहाँ से मैंने कितने से स्टार्ट किया था, 0 से स्टार्ट किया था, ठीक। मान लीजिए यहाँ से मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक। फिर अगले 4 लिख देता हूँ, 6, 8 एंड लास्ट कितना था, 10 एंड 12, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जब आपकी गाड़ी कितने पे, आपकी 2 सेकंड पे गई, तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, 4। तो यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ से लाइन ड्रॉ करिए, तो आपका पॉइंट क्या आता है, ये आता है, ठीक। फिर अगले 2 सेकंड में आपकी गाड़ी ने कितना कवर किया, 6। तो 4 यहाँ से और 6 यहाँ से, तो आपका गाड़ी कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ठीक। फिर अगले सेकंड में आपकी गाड़ी कहाँ पहुँच गई थी, 8 पे। तो 6 यहाँ से और 8 यहाँ से, पॉइंट क्या गया, यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया, ठीक। यहाँ पे हम लोग छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए गाड़ी यहाँ पे थी, ठीक। फिर अगले 2 सेकंड पे आपकी गाड़ी कहाँ पर पहुँच गई, 6 मीटर पे।
फिर अगले 2 सेकंड में आपकी गाड़ी कहाँ पे पहुंच गई थी 1 मीटर पे। फिर अगले 2 सेकंड में आपकी गाड़ी कहाँ पे पहुंच जाती थी, आपकी गाड़ी पहुंच जाती थी 10 सेकंड सॉरी 10 मीटर, ठीक। फिर अगले 10 सेकंड पे आपकी गाड़ी कहाँ पे पहुंच जाती थी, आपकी गाड़ी पहुंच जाती थी 12 मीटर पे, ठीक। तो ये जो पॉइंट था, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई, ये आपकी क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है आपकी गाड़ी के डिफरेंट पोजीशंस को बता रहा है। मींस कि आपके इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे आपने क्या किया, इक्वल डिस्टेंस कवर किया। यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो स्ट्रेट लाइन होगी, जो क्या करती है, जो सीधे लाइन क्या करती है, इस पॉइंट्स को जोड़ती है। यहां पे स्केल है, इसकी लाइन गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। तो ये मैंने क्या बना दिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दिया। ये क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन बॉडी का क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। जो यूनिफॉर्म मोशन, जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है, उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, उसका जो ग्राफ होता है हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म बॉडी, अ बॉडी डूइंग अ यूनिफॉर्म मोशन विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से आप नॉन यूनिफॉर्म बॉडी का भी क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, पर वहां पे आपको क्या मिलेगा, एक जिगजैग लाइन मिलेगी, वहां पे आपको एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ हम लोगों ने इस चैप्टर को खत्म कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके साथ अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए। एक बार फिर से डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। देखते हैं क्या था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हेल्प अस टू मेजर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड को पता लगा सकते हैं। कैसे, तो आप कहीं से भी टाइम को उठा लीजिए और कहीं से भी डिस्टेंस को उठा लीजिए। मींस मान लो मुझे स्पीड निकालना है कि गाड़ी जो जब क्या कर रही थी, गाड़ी 2 सेकंड पे थी, तो उससे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, किस स्पीड से। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, डिस्टेंस लिख देता हूँ। आप यहाँ से कट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 to the 4 यानी 2/1। तो गाड़ी कितनी की स्पीड से चलेगी, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रही थी, चलेगी 2 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट क्या थी, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या थी, सेकंड। तो यहाँ से मैंने निकाल दिया कि जो स्पीड थी गाड़ी की वो कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप लोग को क्या बताता है, आप लोग को स्पीड बताता है किसी भी गाड़ी की, और कैसे ड्रॉ करना है इसको मैंने बता दिया था। टाइम को आप लोग x एक्सिस पे डिनोट करेंगे, y एक्सिस पे आप लोग किसको डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। और जो भी टाइम के हिसाब से आप डिस्टेंस कवर किया, आप अलग पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, और फिर एट लास्ट यू विल ड्रॉ द लाइन एंड यू विल गेट द ग्राफ ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, आई होप यू ऑल आर